नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिगिन टू लर्न पर फंक्शनल कम्युनिकेशन की क्लास में। मैं हूं दीपक कुमार और आज का हमारा टॉपिक है हिंदी वाले सेक्शन से चैप्टर नंबर 6 नियोजन और जन कल्याण। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हमारे लिए जन कल्याण के लिए हम किस-किस प्रकार की योजनाएँ बनाते हैं। भारत सरकार अपने देश की मतलब भारत के देश की जनता के लिए किस प्रकार की योजनाएँ उनके कल्याण के लिए बना रही है। किस प्रकार से उनका उन्मूलन उनको गरीबी उन्मूलन कर रही है उनका किस प्रकार से और विभिन्न प्रकार की योजनाएँ, संवैधानिक अधिकार क्या ब विभिन्न निचले स्तर के लोगों को मिले हुए हैं। इस प्रकार की विषयों पर हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे आज के में। तो आपसे बस एक वही रिक्वेस्ट हमेशा की तरह है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। क्योंकि फिर जब आपका एग्ज़ाम होगा तो फिर कहेंगे सर ये चीज़ तो हमने पढ़ी ही नहीं। तो वीडियो पूरा देखिए, आपकी समझ में सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ आता चलेगा। तो इसके आगे हम बढ़ें, अध्याय को शुरू करें, उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया है, तो जॉइन कर लो, क्योंकि ये पीडीएफ आपको वहीं मिलेगी। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि हम शब्दों का विखंडन करके समझते हैं, इस तरीके से यहाँ भी शब्दों का विखंडन करेंगे। नियोजन का मतलब पिछले अध्याय में भी बता चुका हूँ। तो नियोजन का मतलब हम जानते हैं, किसी भी नियोजन को हम किसी भी विषय में या फिर किसी चीज़ के लिए योजना बनाना आपका नियोजन होता है या फिर योजना को नियोजन कहते हैं, ऐसे कह सकते हैं। और यहाँ है नियोजन और जनकल्याण मतलब जनकल्याण और नियोजन या फिर नियोजन और जनकल्याण कुछ भी कह दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जनकल्याण के लिए जो योजनाएँ बनाई गई हैं, वे क्या हैं? ठीक है? तो भारत सरकार द्वारा क्या-क्या निर्णय, क्या-क्या योजनाएँ जनकल्याण के लिए बना रही हैं और भारत संविधान में इनका क्या प्रावधान है? तो भारतीय संविधान में भी देखेंगे क्या प्रावधान है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जन कल्याण से क्या तात्पर्य है, ठीक है? तो जन कल्याण का मतलब क्या होता है? अब नियोजन के बारे में हम जानते हैं, नियोजन क्या होता है, उसके लिए हम उससे पहले देखते हैं कि जन कल्याण से हमारा क्या मतलब होता है, जन कल्याण से हमें क्या अर्थ निकलता है या जन कल्याण को किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो जन कल्याण को समझते हुए अगर हम भारत की बात करते हैं, तो भारत में हम जब देखते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है, ठीक है? या गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन कर रहा है, ऐसा व्यक्ति क्या करता है, अपनी समस्त आवश्यकताओं को तो पूरी कर लेता है। जैसे अपने बच्चों को या अपने खाने के लिए इंतज़ाम तो कर लेता है, लेकिन बाकी की जो मूलभूत आवश्यकताएँ होती हैं, उनके लिए वो इंतज़ाम नहीं कर सकता है। अपनी जीवनचर्या को उस ढंग से वो नहीं चला सकता है। या फिर ऐसे व्यक्ति जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए कई कई सारे लोग तो ऐसे होते हैं, इनके लिए अपने जीवन यापन के लिए भी व्यवस्था नहीं हो पाती है, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। उनके बच्चे, उनके साथ जुड़े हुए बुजुर्ग लोग या फिर कभी लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग समाज में देखे होंगे विकलांग होते हैं और एक जो समाज दबा हुआ है, दमित समाज जिसे कहते हैं, जो अनुसूचित जाति और जनजाति को उसमें शामिल किया जाता है, उनके कल्याण के लिए जो योजना चलाई जाती हैं, उनको हम जन कल्याण योजनाएँ कहते हैं। ठीक है? तो यहाँ हम देख सकते हैं, अब आप समझ गए होंगे आपका जन कल्याण क्या होता है। उम्मीद है आप अगर नहीं समझे हैं तो मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ कि गरीबी रेखा के नीचे जो व्यक्ति जीवन यापन करते हैं, वो या फिर ऐसे व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं को समस्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते, जैसे बच्चे हो गए या बूढ़े हो गए या विकलांग हो गए। बूढ़े व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्तियों को तो सहारे की ज़रूरत होती है, वो उनका शरीर जीर्ण हो चुका होता है, तो उन्हें आर्थिक सहायता की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। बाकी एक समाज जो निचले समाज के दबे हुए लोग हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति को मुख्यतः शामिल कर लिया है, ठीक है? तो और भी बहुत सारे समाज में लोग हैं जो दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, उनकी कल्याण के लिए योजना चलाई जाती हैं, वो जन कल्याण योजना है, ठीक है? तो अब ये है कि इनके लिए योजना क्या है? अब इनकी योजना क्या है? इनको इनकी आवश्यकताओं को पूरा किस तरीके से हम कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की योजनाएँ बना करके, जैसे इनको आर्थिक रूप से सुदृढ़ कैसे बनाया जाए, इनको मानसिक रूप से कैसे सशक्त किया जाए और शारीरिक दृष्टि से देखे जाए तो ये कमज़ोर होते हैं। तो जैसे हम पिछली बार में भी पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं कि भारत सरकार का जो मूल उद्देश्य है, वो है किसी भी व्यक्ति को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक दृष्टि से मजबूत करना, सुदृढ़ करना। तो यही सारी योजनाएँ हैं और यही जन कल्याण के लिए योजनाएँ भारत सरकार बनाती है। ठीक है? तो इनका उद्देश्य क्या होगा कि विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को जो दमित हैं या फिर ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं,
और एक विशेष वर्ग जो शोषित होने से जिसको बचाया जा सकता है, या भर बच्चे होते हैं, देखा होगा आपने, बच्चे बाल मज़दूरी का केस सामने आता है तो बच्चों का शोषण होता है, उनके अधिकारों का हनन होता है। या फिर निचले समाज के दबे हुए लोग जो हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनके अधिकारों का शोषण होता है, उनके अधिकारों का हनन होता है। इस तरीके से उन सब से बचाने के लिए जो योजनाएँ बनाई जाती हैं, वो योजनाएँ जन कल्याण योजनाएँ कहलाती हैं। ठीक है? तो अब इसको ज़रा भारतीय संविधान की दृष्टि से भी समझ लेते हैं कि भारतीय संविधान में जन कल्याण को किस दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है? तो अब भारतीय संविधान में जन कल्याण का क्या मतलब है, क्या महत्व है इसका, और इसका इसके लिए किस प्रकार की कदम भारत सरकार उठाती है? क्या इसका भारतीय संविधान में प्रावधान है? तो भारतीय संविधान की दृष्टि से हम देखेंगे तो जन कल्याण को लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जन कल्याण जो है आपका, वो है आपका लोक कल्याणकारी राज्य, मतलब लोक का मतलब होता है लोग जो रहते हैं, जनता, ठीक है? लोग या जनता, उनके कल्याण के लिए जो राज्य काम करेगा वो लोक कल्याणकारी राज्य कहलाएगा। और भारत के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं वो सारे के सारे लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में काम करते हैं, ठीक है? अब इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत जो आता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीविका का साधन मिलना चाहिए, ठीक है? बच्चों और नवयुवकों की शोषण की रक्षा होनी चाहिए कि न नवयुवक जो हैं उनका शोषण ना हो सके, उनको सही अवसर मिले, बच्चों के अधिकारों का हनन ना हो, उनका शोषण ना हो, ऐसी व्यवस्था सरकार को, भारत सरकार को करनी चाहिए। भारत सरकार को या राज्य सरकार को, यहाँ पर चूँकि हम बात कर रहे हैं लोक कल्याणकारी राज्य की, तो यहाँ पर राज्य सरकार की व्यवस्था ज़िम्मेदारी बनती है कि इस प्रकार की व्यवस्था अपने राज्य में वे करें। ठीक है? बेरोज़गारी को दूर करना है, हर एक जो भी रोज़गार के योग्य व्यक्ति है, हर एक को रोज़गार मिले। बूढ़े व्यक्तियों को किस तरीके से हमको अ सशक्त कर सकते हैं, उनको सहारे की ज़रूरत होती है, तो विभिन्न प्रकार की योजना, जैसे देखा होगा आपने, वृद्धावस्था पेंशन या योजना चलती है, उसमें वृद्ध व्यक्तियों को जो कि गरीबी रेखा के नीचे वाले स्तर पर अपना जीवन यापन करते हैं, उनको, या फिर ऐसे लोग जो शिक्षित नहीं है किंतु उनका परिवार गरीब है, उनको वृद्धावस्था योजना पेंशन दी जाती है, ठीक है? अशक्त व्यक्ति जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए, अपंग व्यक्तियों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है? इसमें इस श्रेणी में 3-4 व्यक्ति, 3-4 कैटेगरी को शामिल कर दिया गया है, जैसे आपके बेरोज़गार हो गए, बूढ़े हो गए, अशक्त हो गए, अपंग हो गए, ऐसे व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना होता है। अब स्त्रियों, इसमें अब ऐसा ही नहीं व्यक्ति-व्यक्ति शामिल हैं, इसमें स्त्रियाँ भी शामिल होती हैं। तो स्त्रियों के स्वास्थ्य के लिए पोषक आहार, जैसे कि अब आपने देखा होगा इसमें बहुत सारी कैटेगरी बन जाती हैं। कुछ औरतें होती हैं जो गर्भिणी होती हैं, जिनके प्रसूति प्रसूता जिसे कहते हैं, प्रसूति स्त्री स्त्री मतलब जिनके पास छोटा बच्चा होता है, नवजात शिशु होता है, ऐसी स्त्री, उनके लिए पोषक आहार, ठीक है? और उनकी चिकित्सा की व्यवस्था, उनको विभिन्न प्रकार की कोई भी बीमारियाँ ना लग सकें, उसके लिए उसकी चिकित्सा की व्यवस्था कराना, ठीक है? जनता के जीवन के स्तर में सुधार लाना, क्योंकि जनता को और किसी व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो ये 3 चीज़ें अगर मूलभूत आवश्यकता है, इनका पूर्ति होती रहेगी, तो उसके बाद में एक और चीज़ रह जाती है कि उसके जीवन स्तर में सुधार लेके आएँ, और जिस स्तर पर वो अपना जीवन यापन कर रहा है, उससे उसे ऊपर कैसे उठाएँ। ठीक है? अब कुछ व्यक्ति किसी भी प्रकार की तनाव में आकर के नशा करना शुरू कर देते हैं। गाँव में अक्सर करके लोग शराब पीना या फिर गुटखा खाना, तम्बाकू खाना, इससे शारीरिक हानि होती है। तो इसका भी हमको उन्मूलन करना, नशाखोरी का उन्मूलन करना है, नष्ट करना है, इसको दमन करना है। ठीक है? इसके बाद में ग्राम पंचायतों की स्थापना करना एवं न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। ठीक है? ये जो मुख्य कार्य जो है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना और ग्राम पंचायतों की स्थापना करना। ये सारे के सारे पॉइंट आपको यहाँ से पूछे जाएँगे। मैं बता रहा हूँ, पूछे जाएँगे ज़रूर ही हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं, इनको याद कर लेना। ठीक है? तो ये सारे-सारे पॉइंट आपसे पूछे जाएँगे, ग्राम पंचायतों की स्थापना करना और न्यायपालिका को कार्यपालक से अलग करना। ठीक है? ये सब कार्य संवैधानिक रूप से हमारे देश में कल्याणकारी राज्य को स्थापित करने में सहायक होते हैं। ये ऊपर जितने भी कारक दिए हैं, ये एक आपको देश में जन कल्याणकारी या फिर लोक कल्याणकारी राज्य को स्थापित करने में सहायक होते हैं। सरकार द्वारा उक्त सभी सुविधाओं को प्राप्त करने से समाज में शोषित एवं आर्थिक स्तर पर विकास संभव होगा। ठीक है? और इसके बाद जो हमारे गांधी जी जो थे राष्ट्रपिता हैं, उनका जो सपना था कि भारत को एक साकार, एक निरंतर पथ पर आगे बढ़ाया जाए, जिनको एक राम राज्य शब्द से वो कोट करते थे कि राम राज्य स्थापित करना है, मतलब सभी को समान काम, सभी को समान अधिकार मिल सकें, ऐसा राज्य हमको स्थापित करना है। उसको हम प्राप्त करने में प्राप्त करने में अग्रसर हो सकते हैं।
ठीक है। अब ज़रा देख लेते हैं लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ क्या होता है। यहाँ तक हमने समझ लिया भारतीय संविधान में जन कल्याण को किस नज़रिए से देखा जाता है, इसका क्या महत्व है। लेकिन अब लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ क्या है? मतलब इन दोनों को हम एक साथ ही देख सकते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य और भारतीय संविधान जन कल्याण। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं, जैसे कि आपके गरीबी रेखा के नीचे अपनी जीवन यापन करने वाले व्यक्ति या फिर आपके बच्चे हो गए, नाबालिग हो गए, उनके शोषण से बचाना या फिर आपका बेरोज़गारी को दूर करना, बूढ़ों को, अशक्तों को या फिर अपंग व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना, स्त्रियों के लिए पोषक आहार देना, चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराना या जनता के जीवन स्तर में सुधार करना, यही सारी चीज़ें हम यहाँ भी लोक कल्याणकारी राज्य की भी ये सारी ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं, जो सारी ज़िम्मेदारी हमने यहाँ पर पढ़ी हैं। तो एक बार फिर भी नज़र डाल लेते हैं, देख लेते हैं भारतीय संविधान में जो राजनीति के निर्देशक सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं, वे सब लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए हैं, ठीक है? जो राजनीतिक निर्देश सिद्धांत हैं, वो क्या कहाँ उनका मतलब क्या है? उनका पूरा उद्देश्य जो है कि भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाया जाए, ठीक है? इसमें इसके अंतर्गत किस-किस को शामिल किया जाता है? इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, प्रत्येक स्त्री-पुरुष को जीविका का पर्याप्त साधन प्राप्त हों। प्रत्येक स्त्री-पुरुष को, समझ रहे हैं ना? यहाँ शब्द जो है प्रत्येक स्त्री-पुरुष को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त हों। सामूहिक हित में समाज की संपत्ति के स्वामित्व एवं नियंत्रण का वितरण हो सके। नवयुवकों की शोषण होने वाली नैतिक एवं भौतिक पतन से रक्षा करना, मतलब नवयुवक जो जो होते हैं अपने विवेक का कम इस्तेमाल करते हैं, उनको जीवन का अनुभव कम होता है, इसलिए वो निकलते हैं काम की खोज में, रोज़गार की खोज में, तो क्या होता है उनका शोषण किया जाता है। रोज़गार की अपेक्षा उनको जो भी हमको देना है, जो भी उनके लिए हमको रोज़गारी देनी है, तो उसके एवज़ में हम कम ही ऐसा देखने को मिलता है बहुत सारी जगह पर। अब तो ख़ैर कम हो गया है, लोग जागरूक हो गए हैं। लेकिन पहला ऐसे देखने को मिलता था, पूँजीवादी व्यवस्था थी। तो लोगों को नवयुवकों को पेमेंट कम मिलता था। काम ज़्यादा कराया जाता था, पेमेंट कम मिलता था। तो इस तरीके से उनका शोषण ना हो सके, उससे उसका बचाव भी करना है, ठीक है? बुढ़ापे में, बीमारी में या किसी कारण जीविकोपार्जन न कर सकने में सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करना। अगर कोई व्यक्ति किसी तरीके से अशक्त है, अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है, चाहे वो बुढ़ापे से हो या बीमारी से हो या और भी कोई दूसरे कारण हो सकते हैं, जिसकी वजह से अपना जो जीविकोपार्जन मतलब जीविका चलाने के लिए उसके लिए जो भी साधन है, वो नहीं जुटा पाता है, ऐसा करने में वो असमर्थ है। तो सरकार उसके लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में जन स्वास्थ्य एवं औद्योगिक विकास 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, इसमें जो 14 वर्ष तक के बच्चे जो हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा भी दिया जाता है और ग्रामीण क्षेत्र पर आपने देखा होगा लघु उद्योग या फिर औद्योगिक विकास है या फिर जन स्वास्थ्य को भी इसमें शामिल किया जाता है, लोग स्वस्थ रहें और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास औद्योगिक स्तर पर हम कर सकें, ठीक है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की शोषण से रक्षा, जो मैंने बताया था जो एक विशेष वर्ग को शामिल किया गया है अनुसूचित जाति और जनजाति को, इनकी जो है शोषण से रक्षा करना, नशाखोरी पर प्रतिबंध लगाना है, ग्राम पंचायतों की स्थापना करना, अस्वास्थ्यकर पेय एवं खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध मतलब ऐसे पेय पदार्थ, ऐसे पीने योग्य पदार्थ जिनसे हमें स्वास्थ्य की हानि होती है या फिर ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, खाने वाले पदार्थ जिनसे हमको स्वास्थ्य की हानि होती है, ऐसे पदार्थों पर प्रतिबंध लगाना, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण मतलब न्यायपालिका जो है अपना अलग काम करेगी और कार्यपालिका अपना अलग काम करेगी, इन दोनों को ये पृथक करता है। ये आपका लोक कल्याणकारी राज्य की पहचान होती है और यही संविधान में भी इसका पूरा ज़िक्र किया गया है, ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं आगे विश्व कल्याण जन कल्याण में सूत्रपात, मतलब विश्व जन कल्याण का आगाज़ कहाँ से हुआ? कहाँ से आरंभ हुआ? और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? इसी को देखेंगे। तो मैं आपको बता दूँ विश्व जन कल्याण का जो सूत्रपात है मतलब इस पर जल जल कल्याण की जो शुरुआत हुई, वो हुआ था इंग्लैंड से क्योंकि इंग्लैंड ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने लगभग विश्व के सभी देशों पर अपनी हुकूमत कायम की थी। तो भारत भी क्योंकि इंग्लैंड का गुलाम रहा है तो भारत पर भी इसका सीधा प्रभाव इंग्लैंड से भारत पर ही पड़ना था, ठीक है? तो इंग्लैंड में क्या था कि इंग्लैंड में जन कल्याण की योजना को सफलता के कारण भारत में भी जन कल्याण योजना को आरंभ किया गया, ठीक है? क्योंकि इंग्लैंड जो है अभी इसके आगे हम देखेंगे कि यहाँ पंडित नेहरू जी जो हैं, यहाँ देख लीजिए आप नेक्स्ट में पंडित नेहरू जी जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, उनके प्रधानमंत्री होने के बाद उन्होंने अपनी विभिन्न पुस्तकें लिखी और बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी, जिनमें से एक विश्व इतिहास की झलक जो है एक पुस्तक है, इसमें इन्होंने इसका ज़िक्र किया था कि पाश्चात्य देश मतलब पश्चिमी देशों में कि इसका लोक कल्याणकारी जो राज्य है, इसकी क्या भूमिका है और इसका क्या असल में महत्व क्या होता है। तो यहाँ देखेंगे हम पहले इसको समझ लेते हैं कि जन कल्याण का आगमन कहाँ से हुआ? तो ये
शुरुआत हुई इंग्लैंड से और क्योंकि भारत इंग्लैंड का गुलाम था, तो इसका सीधा असर भारत पर पड़ना था। इंग्लैंड भारत का शासक देश था उस समय। तो इस योजना को सफल बनाने के लिए भारत के मूल अधिकारों की सुरक्षा को अनिवार्य माना गया है। लेकिन भारत में एक थोड़ा-सा बदलाव ये किया गया कि भारत के मानव के जो मूल अधिकार हैं, उनकी सुरक्षा होना आवश्यक है, इसे अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है? इस योजना के द्वारा भारत में सभी को समान अधिकार एवं अवसर प्रदान करने की व्यवस्था है, जिसके द्वारा राष्ट्र के विकास में जन सहयोग प्राप्त होगा। क्योंकि अगर हर एक व्यक्ति को उसके अधिकार नहीं मिलेंगे, मूल अधिकार नहीं मिलेंगे, तो किसी भी व्यक्ति का शोषण हो सकेगा और अगर शोषण होगा किसी व्यक्ति का, तो वो आगे चल कर के कहीं न कहीं नुकसानदेह होगा और सीधा उसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान जो पड़ेगा भारत के विकास पर मतलब किसी भी देश के विकास पर होता है। तो इसलिए यहाँ पर भारत के व्यक्तियों के, भारत के जनता के जो अधिकार हैं, उनको अनिवार्य कर दिया गया, जो मूल अधिकार हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार, ठीक है, स्वास्थ्य का अधिकार और अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार, ये मूल अधिकार हैं, इनको अनिवार्य कर दिया गया कि हर व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिए, हर एक व्यक्ति को स्वास्थ्य मिलना चाहिए, हर एक व्यक्ति को रोज़गार मिलना चाहिए, ये उसके मूल अधिकार हैं और अगर ये नहीं मिलेंगे, तो फिर देश कहीं न कहीं आगे चल कर के नुकसान को हमको देश को झेलना पड़ेगा। ठीक है? तो इसके बाद हम बात करते हैं पंडित नेहरू जी ने अपनी पुस्तक जो थी उनका विश्व इतिहास की जो झलक, उसमें क्या लिखा है? उसमें उन्होंने लिखा है कि ये जो लोक कल्याणकारी राज्य जो है पश्चिमी देशों में, ये है पूँजीवादी की वजह से आई है। क्योंकि कुछ लोग जो लोग पूँजीपति थे, उन्होंने उद्योग में बढ़ावा दिया और जो पैसा था उन्हीं लोगों के पास चला गया सारा का सारा। ठीक है? तो पूरा पैसा उन्हीं लोगों के पास चला गया, तो फिर बाद में देखा कि जो श्रमिक वर्ग है, उसको विद्रोह ना कर दे और उसको ज़्यादा दबाया ना जा सके, तो उनको कुछ रियायत दे दी गई, कुछ छूट दे दी गई, जिसको इन लोगों ने लोक कल्याण का दर्जा दिया, लेकिन ऐसा असल में वो जो है लोक कल्याण नहीं था। वो क्या था कि उसको जो है एक दया कह देते हैं कि वो आपकी दया दृष्टि इन्होंने दिखाई, उसकी वजह से उनको ऐसा किया गया। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं जरा इसमें क्या लिखा है। पंडित नेहरू ने अपनी पुस्तक विश्व इतिहास की झलक में लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को पश्चिमी पूंजीवाद की देन बताया है। ये चीज़ मैंने आपको अभी बताई थी कि इनको पश्चिमी पूंजीवाद की देन बताया है। पश्चिमी देशों में जो आपका लोक कल्याण कार्य है, ये कहते हैं कि ये पश्चिमी पूंजीवाद से चल कर के आया है, लोक कल्याण जो है। उन्होंने लिखा है कि पश्चिम में जब कुछ धन पूंजीपतियों के नियंत्रण में आ गया, तब उनके प्रति श्रमिकों के विरुद्ध को दबाने के लिए लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई। जब पूरा धन श्रमिकों के पास सॉरी ये पूंजीपतियों के पास पहुँच गया, तो श्रमिक वर्ग जो था, तो वो विद्रोह न कर दें, इसको दबाने के लिए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई या फिर उसकी कल्पना की गई कि उनको उससे किस तरीके से बचा जाए। तो उन्होंने इसका आदर दया या दान को न मानकर मानव अधिकार को माना है, अर्थात किसी वर्ग के विशेष को कुछ लाभ देना लोक कल्याण का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने दया या दान कह दिया है इसको कि मतलब किसी वर्ग को कुछ लाभ दे देना, उसका लोक कल्याण का उन्होंने कुछ लाभ दे दिया। पूरा लाभ नहीं दिया, किंतु कुछ लाभ दिया, जो कि एक संपूर्ण लोक कल्याण नहीं माना जा सकता है। अपितु मानव जाति को उसके संपूर्ण अधिकार देना, चाहे वो किसी जाति का हो, ही लोक कल्याणकारी राज्य की मुख्य आधार है। तो लोक कल्याणकारी राज्य का मुख्य आधार क्या है कि कोई भी किसी भी जाति का हो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, उसको उसके संपूर्ण अधिकार देना ही लोक कल्याणकारी राज्य है। ये पंडित नेहरू जी अपनी पुस्तक विश्व इतिहास की झलक में लिखते हैं और ये असल में यही परिभाषा हम पढ़ते हैं अपने भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की। ठीक है? तो भारतीय संविधान में इसको मॉडिफाई करके लिखा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने। तो आगे देखते हैं जरा जन कल्याण और मानव अधिकार में अंतर क्या है। अब यहीं से हम जरा देख लेते हैं कि अब जन कल्याण और मानव अधिकार में अंतर क्या होता है। तो जन कल्याण में क्या होता है और मानव अधिकार में क्या होता है, इस चीज़ को देखेंगे। तो जन कल्याण में कभी-कभी आर्थिक पक्ष में क्रियान्वयन से जनता में दूसरों पर आश्रित होने की भावना को बल मिलता है। ठीक है, जन कल्याण में क्या होता है, कभी-कभी आर्थिक पक्ष में जो क्रियाएँ होती हैं, क्रियाकलाप किए जाते हैं, तो वो जो क्या होते हैं, ऐसा लगता है कि वो दूसरों पर आश्रित हो गए। जैसे मज़दूर वर्ग, जो श्रमिक वर्ग है, वो सरकार के ऊपर आश्रित हो गया या फिर किसी भी उद्योग में वो काम कर रहा है, तो उस उद्योग के ऊपर आश्रित हो गया। ऐसा जन कल्याण में माना जाता है। व्यक्ति राष्ट्र पर अकर्मण्य बोझ बन सकता है। एक इसके नेगेटिव पॉइंट ये है कि हाँ, आदमी फिर जो है आलसी हो जाएगा, फिर वो काम करने की इच्छा फिर नहीं करेगी, बोली कि सरकार हमें दे रही है, तो हम क्या काम क्यों करें? तो इस तरीके से वो अकर्मण्य बोझ बन सकता है।
जन कल्याण के अंतर्गत कुछ वर्ग विशेष को ही लाभ दिया जाता है। ठीक है? तो अब देखा होगा यहाँ पर हमने कुछ ही लोगों को शामिल किया, जैसे कि जो अशक्त लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं या फिर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को ही इसमें शामिल किया गया है, कुछ विशेष वर्ग को ही शामिल किया गया है, जन कल्याण का लाभ देने के लिए। ठीक है? किंतु मानव अधिकार में क्या होता है? मानव अधिकार में समस्त वर्ग एवं जाति के व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है ना? मानव अधिकार में क्या होता है? जो समस्त वर्ग एवं जाति के व्यक्ति जो हैं, उनको समान अधिकार प्राप्त किए जाएँगे। किसी व्यक्ति को अछूता नहीं रखा जाएगा, सभी का अधिकार समान है, सभी व्यक्ति आपस में समान हैं, जिनसे उनका नैतिक पक्ष सुदृढ़ होता है। अतः हम कह सकते हैं जन कल्याण योजनाओं की अपेक्षा मानव अधिकारों की जनता के नैतिक पक्ष को अधिक सुदृढ़ किया जा सकता है। ठीक है? तो मानव अधिकारों से ही जो जनता है उसके नैतिक पक्ष को अधिक सुदृढ़ कर सकते हैं, जन कल्याण योजना की अपेक्षा में। ठीक है? तो अब आप समझ गए कि जन कल्याण क्या है? जन कल्याण में क्या होता है कि सरकार जो है लोगों की मदद करती है, लेकिन कुछ लोगों को ही उसमें शामिल किया जाता है, किंतु मानव अधिकार में सभी लोगों को समान रूप से देखा जाता है, समान अधिकार दिए जाते हैं। ये फ़र्क होता है जन कल्याण और मानव अधिकार में। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जरा पूंजीवादी राष्ट्रों एवं समाजवादी राष्ट्रों के जन कल्याण कार्यक्रम में अंतर क्या है? अब हमारा जो देश है वो दोनों ही तरीके की मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है और विश्व में विभिन्न देश होते हैं, जैसे कुछ देश पूंजीवादी होते हैं, कुछ समाजवादी होते हैं। तो यहाँ देश को राष्ट्र के नाम से जाना गया है। तो हमारा देश जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। यहाँ पर अर्थव्यवस्था से मतलब है, तो कुछ देश समाजवादी हैं, कुछ देश पूंजीवादी हैं। तो पूंजीवादी देशों में भी आपका जन कल्याण चलता है और समाजवादी देशों में भी जन कल्याण चलता है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? इस चीज़ को हम देखते हैं। ठीक है? तो देखते हैं जरा पूंजीवादी राष्ट्रों में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक विकास के कारण धन कुछ पूंजीपतियों के नियंत्रण में आ गया था। वही नेहरू जी वाली बात वापस निकल के आ रही है कि धन जो है कुछ पूंजीपतियों के हाथ में चला गया था। फिर क्या हुआ कि उनके श्रमिक वर्ग को विद्रोह न कर दे, इसके लिए उसको उन्होंने क्या कर दिया, जन कल्याण की योजनाओं को स्वीकार लिया और उनको कुछ अधिकार दे दिया कि ठीक है चलो हम तुमको ये अधिकार दे देते हैं, तुम बस ऊपर आवाज मत उठाओ, नहीं तो भाई साहब हमारे लिए खिलाफ बगावत करोगे तो हम कहाँ जाएंगे। ऐसा करके कुछ उन्होंने कुछ मतलब वो अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और बहुत फ़िल्मों में देखा होगा आपने, फ़िल्मों के नाम तो मुझे याद नहीं है। तो उस तरीके से दिखाया जाता है। तो ये था आपका पूंजीवादी राष्ट्रों का कल्याण, जन कल्याण। और समाजवादी राष्ट्रों में क्या है, जो मानव अधिकार की बात भारतीय संविधान में की गई है कि हर एक प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार मिलना चाहिए, हर एक व्यक्ति समान है, हर किसी को समान अधिकार मिलने चाहिए। ये समाजवादी राष्ट्रों का जन कल्याण कार्यक्रम है। तो ये दोनों में फ़र्क है, इसको ज़रा गौर से देख लेना, ठीक है? तो ये सब चीज़ पेपर में आने वाली है, ये इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रा लिख लेना, ठीक है? मार्क कर लेना। तो इसके बाद में अब चलते हैं कि महिला, अब चलो ठीक है, बाल कल्याण हो गया, आपका जन कल्याण हो गया। अब जो है, अब आती है बात महिला और बाल कल्याण केंद्रों की स्थापना, मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से की गई? जन कल्याण की। तो जन कल्याण की शुरुआत की जाती है, वो की जाती है महिला और बाल विकास से। बच्चों का कल्याण और महिलाओं का कल्याण, क्योंकि यही एक किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, रीढ़ होती हैं और यहीं से किसी भी देश की शुरुआत होती है, यहीं से पतन होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि महिला एवं बाल कल्याण केंद्रों की स्थापना और इनके मुख्य कार्य क्या हैं। तो महिला एवं बाल कल्याण केंद्र जो है 19वीं शताब्दी तक स्थापित होने आरंभ हो गए थे। इनका प्रमुख कार्य, इस चीज़ को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इनका प्रमुख कार्य क्या है? इनका प्रमुख कार्य जो है 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना है, बच्चों को शोषण से बचाना है, सामाजिक बीमा योजना, गर्भिणी एवं दूध पिलाने वाली महिलाओं को विशेष भोजन की व्यवस्था करना। ये सारी चीज़ें मैं आपको ज़िक्र कर चुका हूँ पहले भी, तो देख लेना ज़रा। निःशुल्क चिकित्सा सहायता एवं छात्रवृत्ति आदि प्रदान करना। इन कल्याण योजनाओं द्वारा बच्चों को नैतिक एवं भौतिक पतन से बचाने का प्रयास किया गया एवं महिलाओं की स्थिति को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने में विशेष योगदान प्रदान किया गया। आधुनिक युग में रूस ने जन कल्याण कार्यक्रम पर पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जो अत्यंत सफल रहीं। तो हमारे लिए एक जो प्रश्न उठता है, वो प्रश्न उठता है कि पंचवर्षीय योजनाएं कहाँ से आई? तो ये जो यहाँ लाइन देख रहे हैं, पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं रूस से, ठीक है? ये जो पंचवर्षीय योजनाएं चलती हैं भारत में, वो चलती हैं वो, और उनका आरंभ कहाँ से हुआ? सब सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजनाएं रूस ने बनाई थी, जो अभी भी सक्रिय हैं, ठीक है? उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रा देख लेना, ठीक है? चलिए, अब ज़रा आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं गरीबी और बेरोज़गारी समाप्त करने के लिए जन कल्याण योजनाओं के अंतर्गत उठाए जाने वाले कदम। तो अब इनको किस तरीके से खत्म किया जाता है, गरीबी को और बेरोज़गारी को, इनको समाप्त किस तरीके से किया जा सकता है? जो महत्वपूर्ण कदम है वो कौन से हो सकते हैं? किस तरीके से हम इनको समाप्त कर सकते हैं?
तो हम देखेंगे गरीबी और बेरोज़गारी को समाप्त करने के लिए जन कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार शैक्षिक और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। सबसे महत्वपूर्ण कदम जो है शिक्षा का होता है। अगर आप शिक्षित होंगे तभी कुछ काम कर सकते हैं, अगर शिक्षित नहीं है तो बस वैसा गुटखा खाइए और परात उठाइए। समझ रहे हैं ना? परात का मतलब बस बोझा डेली जाकर के मज़दूरी करिए। अगर आप शिक्षित होंगे तो कुछ आप अपने अंदर हुनर महसूस करेंगे, तो वो काम आप सीखने के बाद में अपने आप को एक अच्छे मुकाम तक ले जा सकते हैं। तो भारत सरकार क्या करती है, आपको आर्थिक सहायता देती है और आपको निःशुल्क शिक्षा या फिर शिक्षा प्रदान कराती है। तो 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा होगी, उसके आगे में क्या है आपको उसके आगे आप स्वयं पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ सरकारी संस्थान है वहाँ पर बिल्कुल लगभग शून्य में ही आप पढ़ सकते हैं। तो देख रहे हैं निःशुल्क शिक्षा, स्वरोजगार योजना, कुटीर उद्योग, असमर्थ व्यक्तियों को सहायता, विकलांग, अनुसूचित जाति जनजातियों को आरक्षण व्यवस्था प्रदान करके गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के क्षेत्र में काफ़ी सफलता मिली है। तो गाँव के लोगों में क्या है, गाँव में जो है उन्होंने स्वरोजगार योजना चालू की, कुटीर उद्योग जो होते हैं, लघु उद्योग उनको चालू करवा दिया जिससे कि लोगों को रोज़गार मिल सके, कुछ तो लोगों को मिले और अब स इस समय पे देखा होगा आपने जो मनरेगा चल रही है, मनरेगा में क्या है, मनरेगा के अंतर्गत लोग काम भी करते हैं, अपने गाँव को भी सुधार लेते हैं, उनको कुछ रोज़गार भी मिल जाता है और उनको पैसा भी मिल जाता है और साथ-साथ उनके गाँव का भी विकास हो जाता है। वहाँ भी उनका जो है डेवलपमेंट है, थोड़ा बहुत निर्माण कार्य कर लेते हैं स्वयं ही लोग। तो इस तरह की व्यवस्थाएँ लोगों ने ये भारत सरकार ने चलाई हुई हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा सहायता मिली है। ठीक है? इसके बाद में देखते हैं जन कल्याण कार्यक्रम में प्रशासन की भूमिका क्या होती है। तो प्रशासन जो है हमारा, उसकी क्या भूमिका होती है? उसकी भूमिका सिर्फ़ इतनी होती है कि ये जो भी जन कल्याण योजनाएँ बनाई जाती हैं जो न्यायपालिका जिस प्रकार का निर्णय लेती है, उस पर क्या होती है, जो प्रशासन के अधिकारी जो हैं, जन सामान्य के समक्ष आकर के उनके साथ विचार-विमर्श करते हैं और किस प्रकार से उनको उससे कोई नुकसान है या फिर उनको अ फ़ायदा है, इस सब पर विचार-विमर्श करने के बाद में योजना को लागू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नुकसान है तो उसमें सुधार करते हैं, अगर नुकसान नहीं है तो उसको लागू तत्काल प्रभाव से कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपकी प्रशासन की भूमिका जो है एक बार ज़रा पढ़ लें इसे ज़रा। तो जन कल्याण कार्यक्रम से जनता एवं प्रशासन में समन्वय होना आवश्यक है। कृषि, पशुपालन, सिंचाई, विद्युत, प्रारंभिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, संस्कृति और सहकारिता विभाग जो भी कार्यक्रम बनाए, उनमें प्रशासन को सामाजिक व्यक्तियों से परस्पर विचार-विमर्श अवश्य करना चाहिए। जन कल्याण कार्यक्रमों द्वारा प्रशासन को जनता में आत्मनिर्भरता की भावना पैदा करनी चाहिए। ठीक है, तो यही चीज़ है मैंने आपको बता ही दिया था कि लोग जो है अधिकारी जाकर के लोगों से मिलें, विचार-विमर्श करें, उनके लिए क्या फ़ायदेमंद है, क्या नुकसान है, दोनों फ़ायदे-नुकसान दोनों गिनाएँ और उनमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, सुधार करें और तत्पश्चात तत्काल प्रभाव से उनको लागू कर दें। तो ये प्रशासन की भूमिका होती है जन कल्याण के लिए। तो ये यहाँ पर हमारा अध्याय खत्म हो जाता है। इसके बाद में उम्मीद है आपको ये पूरा अध्याय समझ में आ गया है। अगर कोई भी परेशानी आपको रहती है, मैंने आपको बीच में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट मैटर है वो मैंने आपको मार्क करवा दिया है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है, तो ज़रा देख लेना। अगर नहीं देखा तो वापस से जाकर के देख लीजिए और अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है, तो सब ऊपर देख रहेंगे आप यहाँ राइट टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पर आई बटन जो है यहाँ पर हर 5 मिनट में, 6 मिनट में आपको एक पिछली वीडियोज़ का लिंक मिल जाता है, तो वहाँ से आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी पूरी लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी आप पिछली वीडियो को देख लीजिए अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो। क्योंकि आगे अब कुछ चीज़ ज़्यादा समय नहीं रहा है, आपकी परीक्षा होने में। तो चलिए, अगर आप पहली बार आए हैं यूट्यूब पर बिगिन टू लर्न पर तो सब्सक्राइब करके ही जाना है इसे। और इसके बाद में अगर आपने टेलीग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया तो उसे भी जॉइन कर लीजिए। बाकी आप फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। सारा मैटर यही आपको फेसबुक पर भी मिल सकता है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में और अगला जो सेशन होगा हमारा इंग्लिश से लिया जाएगा और इंग्लिश में हम जो देखेंगे। अब जो मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ज़रूरी चीज़ ये है कि अब आपको डेली ही क्लास मिलेंगी क्योंकि कुछ सिलेबस हमारा रह रहा है, 50% सिलेबस हुआ है, 50% सिलेबस रह रहा है। तो 15 जुलाई तक करना है और उतना समय नहीं है, तो हम डेली क्लासेस लेंगे, तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में प्रैक्टिस सेशन मैं आपके लिए शुरू करवा रहा हूँ। हो सकता है कल से ही करवा दूँ या आज शाम से ही आपके लिए प्रैक्टिस सेशन आना शुरू हो जाए। तो आपके लिए क्वेश्चन्स जो भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ, जो आपके संभावित प्रश्न जो हैं वो परीक्षा में जो आएँगे, उनसे आपको उससे रिलेटेड वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए बिगिन टू लर्न के साथ में। धन्यवाद।